नमस्कार। आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं, शुक्र धातु। जी। इसे 7 धातुओं में 7वां मतलब अंतिम माना जाता है और इसे समझना शायद हमारे पूरे स्वास्थ्य के लिए काफी जरूरी है। बिल्कुल। शुक्र धातु को मानव शरीर का सोना कहा है। हाँ, ये तुलना बहुत सटीक है। जैसे सोना एकदम खरा बनने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरता है ना, जी बिल्कुल। वैसे ही शुक्र धातु भी पिछली 6 धातुओं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि और मज्जा, इनके सार से, इनके निचोड़ से बनती है। ये अपने आप में बड़ी गहरी बात लगती है। हाँ, ये इसके बनने की प्रक्रिया को दिखाता है कि ये कितना कीमती है शरीर के लिए। तो चलिए आज इस चर्चा में थोड़ा गहराई से उतरते हैं, समझते हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से ये शुक्र धातु आखिर है क्या, हाँ। शरीर में कहाँ होती है और प्रजनन के अलावा इसके और क्या काम है, ये जानना जरूरी है। बिल्कुल, जरूर। तो सबसे पहले ये नाम ही क्यों शुक्र? स्रोत कहता है कि इसका मतलब होता है निर्मल, श्वेत यानी सफेद, जो इसकी प्रकृति को दिखाता है। जी, और आयुर्वेद में रात्रि मतलब कृष्ण पक्ष को गर्भाधान के लिए उत्तम माना गया है। तो शायद शुक्र का ये निर्मल श्वेत रूप उससे भी जुड़ा हो। अच्छा। और हाँ, एक और दिलचस्प बात है इसमें। क्या? बाकी धातुओं का तो फिर भी शरीर में एक खास स्थान होता है, जैसे रक्त वाहिनियों में या मांसपेशियों में। हाँ। लेकिन शुक्र धातु के बारे में कहा गया है कि ये पूरे शरीर में व्याप्त है। ये बहुत अलग बात है। पूरे शरीर में? ये कैसे? हाँ, आयुर्वेद के जो बड़े आचार्य हैं, सुश्रुत और चरक, उन्होंने इसकी तुलना की है जैसे गन्ने में रस होता है। अच्छा। या जैसे फूल में खुशबू होती है, वो हर जगह होती है ना। हाँ, पूरे गन्ने में, पूरे फूल में। बिल्कुल वैसे ही शुक्र धातु पूरे शरीर में मौजूद है। स्रोत के अनुसार सिर्फ 2 जगह हैं जहां ये नहीं मिलती। कौन सी? नाखून और बाल। इनको छोड़कर ये हर जगह है, सर्वव्यापी। अच्छा, ये तो सोचने का बिल्कुल नया नजरिया है। मतलब हम तो आमतौर पर यही सोचते हैं कि शुक्र मतलब वो प्रजनन अंगों से जुड़ा है। हाँ, वहीं पर केंद्रित मानते हैं लोग। लेकिन स्रोत तो इस आम धारणा को चुनौती दे रहा है ना। हाँ बिल्कुल, स्रोत साफ कहता है कि शुक्र धातु का काम सिर्फ संतान पैदा करना ही नहीं है। ये बचपन से ही शरीर में रहती है, बहुत सूक्ष्म रूप में। बचपन से? हाँ, लेकिन किशोरावस्था में मतलब प्यूबर्टी में ये सक्रिय होती है, प्रकट होती है। अच्छा, स्रोत में सुश्रुत का एक उदाहरण भी था शायद, दूध और घी वाला। हाँ, बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। जैसे दूध में घी तो पहले से ही होता है ना। हाँ। पर दिखता कब है? जब उसे मथते हैं। सही बात है। और फिर शरीर में बदलाव लाती है, जैसे पुरुषों में आवाज भारी होना, दाढ़ी मूछ आना। ये सारे बदलाव शुक्र धातु के प्रकट होने से जुड़े हैं। जी हाँ, ऐसा आयुर्वेद मानता है। और इसका एक आप कह सकती हैं दार्शनिक पहलू भी है। वो क्या? स्रोत इशारा करता है कि धरती पर हर जीव में एक इच्छा होती है अपने जैसा दूसरा जीव बनाने की, अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाने की। हाँ, ये तो प्राकृतिक है। तो शुक्र धातु उसी जैविक जरूरत का, उसी इच्छा का एक भौतिक माध्यम है। पुरुषों में शुक्र और स्त्रियों में आर्तव। स्रोत कहता है कि दोनों में गुण समान होते हैं और ये सुख की गहरी अनुभूति से भी जुड़े हैं। अच्छा, मतलब ये सिर्फ एक शारीरिक चीज नहीं, बल्कि गहरे स्तर पर जीवन की निरंतरता और अनुभव से जुड़ी है। बिल्कुल। ये तो बहुत व्यापक दृष्टिकोण हो गया। अच्छा, अगर ये इतनी जरूरी है, तो अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो क्या होता है? स्रोत ने लक्षणों के बारे में कुछ बताया है? लक्षण दिख सकते हैं, जैसे वीर्य स्खलन की मात्रा कम हो जाना। कभी कभी वीर्य में खून भी आ सकता है, जिसे हेमाटोस्पर्मिया कहते हैं, या स्खलन के समय दर्द होना। या फिर मूत्र त्याग करते समय कुछ परेशानी महसूस होना। ये कुछ संकेत हो सकते हैं। और क्योंकि ये पिछली 6 धातुओं का सार है, हाँ, तो इसकी कमी का असर सिर्फ प्रजनन पर तो नहीं पड़ता होगा, मतलब पूरे शरीर पर कुछ असर होता होगा। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। यही सबसे अहम बात है, क्योंकि शुक्र धातु का पोषण पिछली सभी 6 धातुओं से होता है। जी। तो अगर शुक्र धातु में कमी है, तो इसका मतलब है कि उन 6 धातुओं के बनने में, उनके पोषण में भी कहीं कोई गड़बड़ है। अच्छा, ये तो पूरी चेन रिएक्शन जैसी बात हो गई। हाँ बिल्कुल। इसलिए शुक्र धातु की कमी सिर्फ एक हिस्से को नहीं, बल्कि पूरे शरीर की ऊर्जा, उसके बल, उसके मेटाबॉलिज्म मतलब चयापचय, सबको धीरे धीरे कमजोर कर सकती है। ये पूरे सिस्टम पर असर डालती है। तो ये सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि पूरे स्वास्थ्य चक्र का एक तरह से इंडिकेटर है। निश्चित रूप से। संक्षेप में कहें तो शुक्र धातु बस प्रजनन तंत्र का हिस्सा भर नहीं है। ये पूरे शरीर में फैली हुई एक मौलिक जीवन शक्ति है।
ये पिछली सभी धातुओं के सबसे उत्तम सार से बनती है और हमारे ओवरऑल स्वास्थ्य, शारीरिक बल और जिसे आयुर्वेद ओजस कहता है, हाँ, ओजस, जीवन शक्ति। बिल्कुल, जीवन शक्ति या इम्यूनिटी, उसके लिए ये बहुत जरूरी है। ओजस को अक्सर स्वास्थ्य का अंतिम उत्पाद माना जाता है और शुक्र का इससे बहुत गहरा संबंध है। वाकई, शुक्र धातु की ये समझ तो पारंपरिक सोच से कहीं ज्यादा गहरी और व्यापक है। जी। तो अंत में हम अपने सुनने वालों के लिए एक विकार छोड़ जाते हैं। अगर शुक्र धातु, जो सभी धातुओं का सार है और हमारे लगभग पूरे शरीर में मौजूद है, नाखून और बालों को छोड़कर, हाँ, तो क्या इसका संतुलन बनाए रखना सिर्फ शारीरिक बल या प्रजनन क्षमता के लिए ही जरूरी है, या फिर ये हमारी पूरी जीवन शक्ति, हमारी मानसिक स्पष्टता और यहाँ तक कि हमारे भावनात्मक लचीलेपन का भी प्रतीक हो सकता है? इस पर सोचना काफी दिलचस्प होगा। बिल्कुल सोचने वाली बात है।